चिप्स पर विशेषज्ञता रखने वाले एक फिल्म और टेलीविजन ब्लॉगर के रूप में मैं चिप्स के साथ वापस आ गया हूं। आज आइए हाल ही में रिलीज हुई इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म घोस्ट फादर पर एक नजर डालते हैं। इंडोनेशियाई हॉरर फिल्मों में अक्सर लोक कथाएं शामिल होती हैं और एक सुदूर गांव में फिल्माई गई यह फिल्म इस लोक कथा में अलौकिक तत्वों को शामिल करती है। एक सुदूर गांव में फिल्माई गई यह फिल्म ज्यादा जमीनी लगती है और एक ज्यादा यथार्थवादी थ्रिलर माहौल बनाती है। कहानी इंडोनेशिया के एक सुदूर पहाड़ी गांव से शुरू होती है जहां एक भयानक प्लेग फैल जाता है। प्रभावी इलाज न मिलने के कारण ज्यादातर ग्रामीण मर जाते हैं। महामारी को नियंत्रित करने के लिए शहर एक चिकित्सा दल भेजता है, लेकिन खराब परिस्थितियों के कारण वे केवल 5 चिकित्सा कर्मियों को भेजते हैं, 2 पुरुष दफनाने के लिए और 3 महिलाएं चिकित्सा देखभाल के लिए। एक नाविक के नेतृत्व में वे नाव से नदी पार करते हैं। पहाड़ी रास्तों पर कई घंटों चलने के बाद वे आखिरकार इस सुदूर गांव में पहुंचते हैं। गांव उनकी कल्पना से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अंदर घुसने पर उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। कई घरों के दरवाजों पर बड़े बड़े लाल क्रॉस लगे हुए थे। ये देखकर मीरा ने उत्सुकता से नाविक से पूछा कि दरवाजों पर ऐसे निशान क्यों हैं। नाविक ने उदास होकर मीरा को बताया कि इसका मतलब है कि अब वहां कोई नहीं रहता, यानी मालिक प्लेग से मर गया है। जब वे वहां से गुजरे तो कतार के लगभग सभी घरों पर लाल क्रॉस के निशान थे। कोई कल्पना कर सकता था कि इस सुदूर पहाड़ी गांव में प्लेग से कितने लोग मारे गए होंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि प्लेग से भी ज्यादा भयानक कुछ उनका इंतजार कर रहा है। प्लेग 1 महीने से ज्यादा समय तक चला था। जब नाविक उन्हें वार्ड में लाया तो संक्रमित लोग पहले ही पूरे वार्ड को भर चुके थे। लगभग हर कोई जो गांव से बाहर नहीं गया था वहीं पड़ा था, लेकिन उन पर सबका इलाज करने का भरोसा करना तो बस एक बूंद पानी में डालने जैसा था। जैसे जैसे संक्रमण के मामले बढ़ते गए, मरने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। बगल का मुर्दा घर उन लाशों से भरा पड़ा था जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ था। जब बाकी सब काम कर रहे थे, मीरा ने लाशों के सड़ने की गति धीमी करने के लिए मुर्दा घर में कुछ दिमागी गोलियां छोड़ दी थीं। लेकिन तभी जैसे ही वो जाने वाली थीं, गोलियां लुढ़क गईं। यहां पड़े सभी लोग मर चुके थे। गोलियां किसने वापस फेंकी थीं? मीरा डर गई, उसके पसीने छूट गए। क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? वो घबराई हुई सामने देखने लगी। अचानक एक फलदार कपड़े का टुकड़ा हिला और फिर एक चूहा रेंगता हुआ बाहर निकला। ये देखकर कि ये एक झूठा अलार्म था, उसने राहत की सांस ली और जल्दी से उठकर मुर्दा घर से बाहर चली गई। एडी और दूसरा आदमी शवों को दफनाने के प्रभारी थे। बड़ी संख्या में मौतों के कारण उन्हें रात भर काम करना पड़ा। जैसे ही वे काम कर रहे थे, उन्हें दूर से एक सीटी की आवाज सुनाई दी। एडी के गृहतन में रात में सीटी बजाना अशुभ माना जाता है, खासकर जब वे शवों को दफना रहे थे। जिन 2 लोगों ने आवाज सुनी, उन्होंने तुरंत अपना काम रोक दिया। उन्होंने दूर से देखा तो पता चला कि सीटी एक लड़की की थी। अंधेरी रात में सीटी की आवाज भयानक और अजीब लग रही थी। शायद ये एक स्थानीय रिवाज था। दोनों लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया और खुदाई जारी रखने के लिए अपने स्थानों पर लौट आए। जब से प्लेग फैला है, लोग हर दिन मर रहे हैं। गांव वालों द्वारा शवों को बाहर ले जाने के बाद वो आदमी घर के दरवाजे पर लाल क्रॉस का निशान लगा था। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने वाला था, कमरे की बत्तियां अचानक जल उठी। उसे लगा कि कोई नहीं गया है, इसलिए उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। निराश होकर उस आदमी ने 2 बार और पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शायद ये एक दुर्घटना थी। उस आदमी ने बत्तियां बुझा दी और जाने ही वाला था कि उसने गलती से पेंट ही बाल्टी को लात मार दी। उसी समय कुछ अजीब हुआ। गिरी हुई पेंट ने पैरों के निशान छोड़ दिए, मानो कोई उसके ठीक सामने खड़ा हो। इस विचित्र दृश्य से भयभीत होकर वो आदमी भाग गया। इस बीच श्याओली, जो पूरे दिन व्यस्त थी, अभी अभी नहा कर आई थी। बाथरूम की बत्ती टिमटिमाई और फिर बगल वाले दरवाजे से कैमरे की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि किसी मरीज को मदद की जरूरत है, लेकिन जब वो वार्ड में पहुंचा तो सभी मरीज चुपचाप लेटे हुए थे। उसने चारों ओर देखा और कुछ भी असामान्य नहीं देखा। जैसे ही वो जाने वाला था, उसने कोने में एक खाली बिस्तर देखा। इससे पहले कि श्याओली कुछ समझ पाती, एक मरीज ने अचानक उसे जकड़ लिया। वो बार बार दफनाना शब्द दोहरा रहा था, मानो उन्हें याद दिला रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसका शरीर जमीन पर गिर गया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। आज 4 लोगों की मौत हो गई। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम मारे नहीं गए? नहीं। घबराई हुई श्याओली मरीज की बात का छिपा हुआ अर्थ नहीं सुन पाई। इससे और भी भयानक घटना घटी।
उस शाम माया पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना के बीच में ही उसे खिड़की के बाहर कैमरे की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक भयानक आकृति खिड़की से अपना सिर टकरा रही थी। डर कर उसने अपनी आंखें हाथों से ढक ली। जब वो फिर मुड़ी तो वो आकृति गायब हो चुकी थी। वो हिम्मत करके खिड़की के पास गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। समय तेजी से अगले दिन की ओर मुड़ गया। जैसे जैसे प्लेग फैलता गया, ज्यादा से ज्यादा गांव वाले संक्रमित होते गए और तीनों मेडिकल स्टाफ परेशान हो गए। एक छोटी लड़की माया के पास आई। उसका घर गांव के पूर्वी तट पर था और प्लेग फैलने पर उसकी मां को वहां से नहीं निकाला गया था। उसे उम्मीद थी कि माया किसी को उसकी मां से मिलने भेजेगी, लेकिन स्टाफ की कमी थी, इसलिए माया ने मना कर दिया। लड़की की हताश विनती देखकर मीरा उसकी शाम में बाहरी इलाज के लिए उपयोग करने को तैयार हो गई। काम से छुट्टी मिलने के बाद कार्डी मीरा को गांव के पूर्वी तट पर ले गई। क्योंकि मीरा कई दिनों से नहाई नहीं थी, इसलिए बगल वाले घर में एक बाथरूम था, तो कार्डी मीरा को अंदर ले गई। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि फर्श पर पेंट की एक बाल्टी गिरी हुई है। इस घर में पहले हुई अजीबोगरीब घटनाओं से अनजान मीरा सीधे बाथरूम की ओर चली गई। मेज पर रखी पेंटिंग को देखकर कार्डी का मन उदास हो गया। पता चला कि उसकी दोस्त पहले भी वहां रहती थी, लेकिन प्लेग के कारण उसका पूरा परिवार चला गया। कार्डी अभी भी शोक ही मना रही थी कि अचानक एक आकृति उसके पास से भागी। कार्डी उस आवाज का पीछा करती हुई गई तो उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। हवा में तैरता हुआ एक तुलिका। मेज के नीचे से तुलिका की आवाज लगातार आ रही थी। एक छोटा हाथ देखकर कार्डी ने सोचा कि वो उसकी दोस्त है, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना चेहरा ऊपर उठाया। अंदर कुछ नहीं था। मीरा ने आवाज सुनी और दौड़ी। उसने देखा कि कार्डी जमीन पर पीठ टिकाए बैठी है। उसका शरीर अभी भी कांप रहा है। उसने पूछा कि क्या हुआ। कार्डी ने रुआसी आवाज में अपने बगल वाले पर्दे की ओर इशारा किया। पर्दे के अंदर एक आकृति थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पैर दिखाई दे रहे थे। मीरा ने कई बार पूछा, लेकिन पर्दे के पीछे वाली आकृति ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उत्सुकतावश मीरा ने पर्दा हटाया तो पता चला कि अंदर कार्डी छिपी हुई थी। मीरा डर के मारे सोच में पड़ गई। अगर उसके बगल वाली लड़की कार्डी थी तो वो लड़की कौन थी? तभी जमीन पर बैठी वो लड़की धीरे से खड़ी हो गई। तुमने मुझे सचमुच छोड़ दिया, तुमने मुझे सचमुच छोड़ दिया। वे दोनों कार्डी के घर की ओर दौड़ी। अंदर पहुंचते ही मीरा ने देखा कि कार्डी की मां में कुछ गड़बड़ है। हालांकि मीरा थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन हांफती हुई मीरा ने इसकी परवाह नहीं की और एक कुर्सी पर जा बैठी। लेकिन उसके बैठते ही उसके पीछे वाली औरत खड़ी हो गई। नहीं, कमरा वहां है, इधर आओ। ठीक है। ये सुनते ही मीरा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो औरत कौन थी जिसे उसने अभी देखा था? उसने मुड़कर देखा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। शायद ये बस एक गलतफहमी थी। कार्डी की मां का इलाज करने के बाद मीरा रातों रात जा रही थी। कार्डी उसे विदा करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। जब तक वो पहुंची, मीरा ने अपना मेल भेज दिया था। उसे लगा कि अगर वो अपने याददाश्त पर ध्यान रखेगी तो कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही वो जाने वाली थी, दूर से एक सीटी की आवाज सुनाई दी। फिर कार्डी ने भी सीटी बजाई। तुम रात में क्या करती हो? इसी तरह तुम मृतकों का सम्मान करती हो। आजकल लोग रोज मर रहे हैं। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? पापा और मम्मी ने कहा था कि इस गांव में सब तुम्हारे जैसे ही हैं। मीरा ने पहले कभी ऐसी अजीबोगरीब प्रथा के बारे में नहीं सुना था। सीटी की आवाज ने उसके दिल में एक गहरी और अजीब सी अनुभूति जगा दी। वापस लौटते समय मीरा का ध्यान भटक गया। उसे यहाँ के रीति रिवाज बहुत अजीब लगे। कुछ देर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो उसी जगह का चक्कर लगा रही है। चाहे वो कितनी बार चले, वो हमेशा उसी जगह लौट आती है।